गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके ऑप्टिक्स के पेपर में अभी इंटरफेरेंस चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। आज उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें यदि लंबी फोकस दूरी के किसी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस को एक समतल कांच की प्लेट पर रखा जाए तो लेंस के निचले पृष्ठ और प्लेट के ऊपरी पृष्ठ के बीच हवा की एक पतली परत गिर जाती है। मैं आपको डायग्राम अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। स्पर्श बिंदु पर वायु परत की मोटाई कम होती है और केंद्र से बाहर की ओर वह क्रमशः बढ़ती जाती है। एक मणि प्रकाश द्वारा प्राप्त फ्रिंज वृत्ताकार होते हैं और फ्रिंज एक समान मोटाई की संकेंद्री यानी कोसेंट्रिक, जिनका सबका केंद्र एक ही होता है, ऐसे वृत्त होते हैं जिनका केंद्र स्पर्श बिंदु होता है। श्वेत प्रकाश द्वारा देखने पर फ्रिंज बड़े और रंगीन दिखाई देते हैं और एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त और अदीप्त वृत्ताकार फ्रिंज हवा की परत में निर्माण होते हैं। लेंस L1 के फोकस पर S एक वर्णी प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है। एक क्षैतिज प्लेट प्रकाश पुंज कांच की प्लेट B पर है, 45 डिग्री कोण से गिरता है। प्लेट B पर आपतित प्रकाश के एक अंश को लेंस और प्लेट G द्वारा गिरी हुई वायु परत की ओर परावर्तित कर देती है। वायु परत द्वारा परावर्तित प्रकाश पुंज सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है और व्यतिकरण घटित होता है और हमें अदीप्त और प्रदीप्त वृत्ताकार फ्रिंज जिनका निर्माण होता है उसको अपन देख सकते हैं। तो इसको डायग्राम में बताता हूं मैं। ये इस तरह का है। यहाँ S इस जगह पर एक प्रकाश स्रोत है। यह सोर्स इस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस के इसके फोकस पर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के। तो इससे अपन को समानांतर किरणें मिलती है। यहाँ पर एक कांच की प्लेट है, इसके ऊपर ये 45 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट होता है। यहाँ इस प्रकाश का परावर्तन होता है और प्रकाश परावर्तित होकर नीचे की तरफ गति करना इस तरह से चलता है। ठीक है। इस प्रकाश का कुछ भाग लेंस के निचले से परावर्तित होता है और कुछ आगे जा ट्रांसमिट होकर के इस कांच की प्लेट से परावर्तित होकर वापस ऊपर की तरफ जाता है। हमें परावर्तित दो प्रकाश की परावर्तित किरणें प्राप्त होती हैं और चूंकि ये एक ही सोर्स से प्राप्त हुई हैं, अतः ये कोहेरेंट सोर्स होंगे और व्यतिकरण की घटना हमको देखने को मिलती है। ठीक है। तो यह लेंस के निचले पृष्ठ एवं कांच की प्लेट के ऊपरी पृष्ठ द्वारा परावर्तित प्रकाशों के मध्य व्यतिकरण द्वारा निर्मित होते हैं। तो अब हम इसका प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो पहले अपन परावर्तित प्रकाश द्वारा किस तरह से वृत्ताकार फ्रिंज है वो देखते हैं। मान लो लेंस की वक्रता स्मॉल r है और उसकी यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, स्मॉल r, ये गलत। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है यहां पर। जो लेंस आपको दिया उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R है और R मोटाई की वायु परत स्पर्श बिंदु O से OQ दूरी पर R है। यानी कि ये आपका स्पर्श बिंदु O है, यहां से R दूरी पर जो एयर फिल्म बन रही है उसकी मोटाई कितनी है? T है।
यहां पर व्यतिकरण परावर्तित प्रकाश कारण है, अतः प्रदीप्त फ्रिंज के लिए या ब्राइट फ्रिंज के लिए अपन क्या लिखते हैं, 2 म्यू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। कई बुक्स के अंदर इसमें यहां पर थीटा लिखा है, कई बुक्स में इसमें थीटा की जगह आरपी लिया हुआ है, जहां पर n बराबर कितने 0 1 2 3 आदि है। क्योंकि यहां पर ये लगभग नॉर्मल इंसिडेंट है, अपन ने बताया डायग्राम के अंदर, तो थीटा का मान बहुत ही कम होगा, लगभग 0 के बराबर। तो कॉस थीटा कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। और यहां पर फिल्म कौन सी बन रही है, यहां पर बीच के अंदर वायु परत कौन सी, यहां पर ये वायु परत बन रही है, एयर फिल्म बनती है। तो एयर के लिए म्यूजिकल टू कितना होता है 1, तो म्यूजिकल टू कितना ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये वैल्यूज अगर अपन ऊपर इस जगह पे रखते हैं, म्यू की वैल्यू भी 1 और कॉस थीटा की 1, तो कितना आ गया 2t इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। हमको ये क्वेश्चन आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और डार्क फ्रिंज के लिए अपन क्या ले सकते हैं, 2 म्यू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये अपन ने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था। वही यहाँ पर म्यू की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू भी अगर 1 लिख देते हैं तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 है, इस तरह से। अब वापस इस डायग्राम में जाइए, ये आपका लेंस है, इसको पूरा कर दें तो ये सर्कल बन जाता है, ये एक स्फीयर बन जाएगा एक तरह से, लेंस को अगर पूरा बनाएंगे तो। और उसकी जो रेडियस होता है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो क्या है आपके पास, ये कैपिटल आर दी है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी से अपन क्या लिख सकते हैं, जीवा की जो प्रॉपर्टी होती है, ये ई पी इंटू एच ई इक्वल टू ओ ई इंटू 2r माइनस ओ ई, ये ज्योमेट्री की सहायता से अपन लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या लिख दिया, ई पी इंटू एच ई इज इक्वल टू ओ ई इंटू 2r माइनस ओ ई। ओ ई कितना है, छोटा सा हिस्सा। ई पी और एच ई किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर, ये रहा ई पी इज इक्वल टू एच ई, ये स्मॉल आर है, आर जो आपका स्पर्श बिंदु है उससे जहां पर फिल्म की मोटाई टी है वो दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। तो अपन ये वैल्यू रख देते अपन यहां पर, ई पी इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू स्मॉल आर और ओ ई इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल टी, वहां पर फिल्म की मोटाई। कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ज्यादा होती है, तो अपन 2r माइनस टी को अपन लगभग 2r भी लिख लेते हैं। यदि इस फॉर्मूले के अंदर अपन इसमें रख दें, टू टी इक्वल, ये वैल्यूज अगर इसके अंदर अपन रख दें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू आर इंटू टी, तो कितना आ गया, टी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2r आ गया आपके पास, स्मॉल टी की वैल्यू आ गया, वहां पर फिल्म की मोटाई आ गई। टी का मान इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में प्रतिस्थापित करके प्रदीप्त वलयों के लिए अपन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो स्मॉल आर कितना आता है, अगर ये वैल्यूज रखते हैं तो स्मॉल आर इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा आर अपॉन, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, और तो आर इक्वल्स टू कितना जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट 2n+1 लैम्डा आर अपॉन 2, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और अदीप्त वलय के लिए आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन लैम्डा आर, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट एन लैम्डा आर आ गया, जबकि एन इजिकल टू कितना है 0 हो तो अपन क्या ले सकते, अदीप्त वलय का अर्धव्यास 0 होता है। इसमें रख के देख लीजिए क्या आता है। और अदीप्त वलय का अर्धव्यास कितना आएगा, इसके अंदर रखें तब आएगा अंडर रूट लैम्डा आर अपॉन 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि केंद्र जो है वो अदीप्त होगा और एकांतर रूप में हमें अदीप्त और प्रदीप्त वलय दिखाई देंगी। रिजल्ट क्या आ गया, अदीप्त वलय का अर्धव्यास अंडर रूट एन, अंडर रूट लैम्डा और अंडर रूट कैपिटल आर के समानुपाती होता है। और इसी प्रकार प्रदीप्त या फिर ब्राइट फ्रिंज का अर्धव्यास 2n+1 अंडर रूट 2n+1 अपॉन 2
एंड अंडर रूट लैम्डा और अंडर रूट कैपिटल आर के समानुपाती होता है। यदि अदीप्त वलय का व्यास d हो मान लो, तो d को अपन क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू 2r, r की रख दें तो d इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एन लैम्डा आर। तो केंद्रीय अदीप्त के लिए कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 अगर अपन लिख दें तो d इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। न्यूटन वलयों के केंद्र के संगत अदीप्त वलयों का क्रमांक 1 2 3 गिनते समय केंद्रीय वलय को अपन नहीं गिनते, और जो हमें इंटरफेरेंस जो फ्रिंजेस बनती हैं वो इस डायग्राम जैसी बनती है। ये जो है ना, इसमें ये जो सेंटर फ्रिंज है ये डार्क है, तो अपन काउंट नहीं करते। तो ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद सेकंड ब्राइट डार्क फ्रिंज, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज और ये सेकंड डार्क फ्रिंज। इस तरह के फ्रिंजेस इसमें देखने को नजर आई हैं। तो पहले अदीप्त वलय के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो d1 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट लैम्डा आर, इस तरह का। दूसरे अदीप्त वलय के लिए n इज इक्वल टू 2 अगर कर दें तो d2 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2 लैम्डा आर, ये आ गया। इसी प्रकार nth अदीप्त वलय के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, dn इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एन लैम्डा आर। यदि हम 16वें और 9वें वलय के अगर व्यास कैलकुलेट करें तो d16 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 16 लैम्डा आर, इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू 8 इंटू अंडर रूट लैम्डा आर, और d9 इक्वल टू 6 इंटू लैम्डा आर, इस तरह का। तो 16वें और 9वें व्यास का अंतर निकालें तो d16 माइनस d9 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट लैम्डा आर है। इसी प्रकार चौथे और पहले वलयों का व्यास का अंतर अगर अपन निकालते हैं तो क्या जाता है, वो भी 2 इंटू अंडर रूट लैम्डा आर आता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः फ्रिंज की क्रम संख्या के साथ फ्रिंज की चौड़ाई कम होती जाती है, और क्रम संख्या में वृद्धि के साथ फ्रिंज एक दूसरे के पास आ जाते हैं। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाता हूं। यहां पर फ्रिंजेस, जब यहां पर फर्स्ट 1 3 गिन रहे हैं तो फ्रिंजेस दूर दूर है, और जैसे जैसे क्रम बढ़ते जाते हैं तो फ्रिंजेस पास आ जाते हैं यहां पर, और जैसे नंबर बढ़ने पर तो इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाते हैं, अपन को साफ साफ नजर भी नहीं आते, ओवरलैप करते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार यदि अपन प्रदीप्त वलय के लिए लिखें तो r इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा आर अपॉन 2, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा आर। तो पहले प्रदीप्त वलय के लिए n इज इक्वल टू 0, तो d1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू लैम्डा आर, तो d1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लैम्डा आर। दूसरे प्रदीप्त वलय के लिए n इज इक्वल टू 2, तो d2 स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू लैम्डा आर। इसी तरह से nth प्रदीप्त वलय के लिए कितना आ जाएगा, dn स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 1 लैम्डा आर, तो dn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dn इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 10 माइनस 1 लैम्डा आर, और rn स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2n माइनस 1 लैम्डा आर अपॉन 2, इस तरह का आ जाएगा। कैलकुलेशन करके अपन निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू क्या होता है, dn अपॉन 2, तो r स्क्वायर की वैल्यू अपन इससे निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 7 आपको ये मिली है, ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर n इक्वल टू 1 2 3 आदि रख करके पहले दूसरे तीसरे वलय आदि का अर्धव्यास सीधा ज्ञात किया जा सकता है। अब यह अपन बात करते हैं परागत प्रकाश द्वारा, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। परागत प्रकाश की व्यवस्था में व्यतिकरण फ्रिंज इस प्रकार निर्माण होते हैं कि प्रदीप्त वलयों के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रांसमिटेड लाइट 2 म्यूटी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या फॉर्मूला है, अपन ने पिछली क्लास में किया था, 2 म्यूटी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2। यहां पर भी
एयर के लिए म्यूजिकल टू 1 और नॉर्मल इंसिडेंट है इसलिए कॉस थीटा इजिकल टू 1। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t इजिकल टू एन लेमडा और डार्क फ्रिंज के लिए 2t इजिकल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। ट्रांसमिटेड लाइट क्या होता है? ये लाइट पर इस तरह से यहाँ पर एंटर हुई, लाइट इसको ट्रांसमिट होती है, फिर नीचे जो ग्लास की प्लेट है यहाँ से कुछ प्रकाश, उस किरण का कुछ भाग इसमें से ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ इसका रिफ्लेक्शन होता है और ये लेंस के निचले सिरे से यहाँ से इसका पुनः परावर्तन होता है और ये आपको इस तरह से प्रकाश मिलता है। तो आपको ये दो किरणें प्राप्त हो गई। अब चूंकि ये एक ही सोर्स से मिले तो इस कोहेरेंट सोर्स होंगे और व्यतिकरण की घटना देखने को मिलती है। तो अपन ने 2t की वैल्यू निकाल ली डार्क फ्रिंज के लिए और ब्राइट फ्रिंज दोनों के लिए। टी का मान अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। टी का मान कितना है? r² / 2r। इसको लेकर प्रदीप्त और अदीप्त वलयों के अर्धव्यास का मान ज्ञात कर सकते हैं, जबकि r वलय का अर्धव्यास है और कैपिटल R लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस की। तो प्रदीप्त वलय के लिए r² = n लैम्डा r और अदीप्त वलय के लिए r² = 2+1 लैम्डा r/2। जबकि n = 2 तो प्रदीप्त वलय के लिए r = 0। तो परागत प्रकाश द्वारा निर्मित न्यूटन वलयों के प्रसंग में केंद्रीय वलय प्रदीप्त होता है और यह परावर्तित प्रकाश द्वारा निर्मित वलय से बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें पहले वाले में क्या था, अपना परावर्तित प्रकाश में देखा था तो केंद्रीय वलय उसके अंदर डार्क था और इसके अंदर ट्रांसमिटेड लाइट के सेंटर फ्रिंज के अंदर ब्राइट होता है। इस तरह का डायग्राम देखने को, इस तरह के फ्रिंजेस देखने को मिलती है। ठीक है, आज के इतना ही। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।